मिल जाएगा, ठीक है। तो ओपन मोड में आपको मिल जाएगा, तो जिनको जाना है वो चले जाइए। इस वाले पार्ट का मैं वीडियो जो है वो डाउट करके मैं ओपन मोड में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, आपको है ना, अपन एक काम करते हैं, टीडीएस टीसीएस के डाउट ले रहे हैं, बट टीडीएस टीसीएस के डाउट मैं सीक्वेंस वाइज लूंगा। मैं ऐसा नहीं, आप कोई बोल रहा है 28, कोई बोल रहा है 14, ऐसा नहीं, एक से लेके और 10 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। फर्स्ट से लेके 10 तक कोई डाउट, सॉरी फर्स्ट से 10 तो क्या ही होगा, सब मैंने ही करा दिए थे, काय का डाउट रहेगा। एक से लेके और 15 तक में कोई डाउट है तो बोलो पहले। एक से लेके 15 तक में कोई डाउट है तो बोलो। आ रहा है, योर चैट इज विजिबल। मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, आप जा सकते हैं, सिर्फ मैं डाउट ले रहा हूं करके, ठीक है। टीडीएस टीसीएस के डाउट ले रहा हूं मैं। अब मुझे एक काम करिए, 1 से लेके 15 तक में कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट, आई विल वेट फॉर द 10 सेकेंड। आपके डाउट हो, फिर आपने अगर ये पूछ लिया ना बाद में जाके कि सर उस पिछले वाले क्वेश्चन में था तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पे। 1 से लेके 15 तक में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है कि वाई टीडीएस नॉट डिडक्ट। बाकी आप एक बार प्लीज आप रुक जाइए। बाकी जो लोग बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के भेज रहे हैं, मेरे को पढ़ा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो अगर आपका डाउट नहीं है तो आप कुछ मत लिखिए, बट अगर डाउट है तो आप लिख लीजिए बस, ठीक है। क्वेश्चन 14 में डाउट है कि टीडीएस क्यों नहीं काटा। क्वेश्चन 14 में देखो टीडीएस का क्वेश्चन ही नहीं था, ये क्वेश्चन में टीडीएस पूछा ही नहीं था। ये क्वेश्चन में कैपिटल गेन पूछा था, और इस क्वेश्चन में आईएफओएस में इनकम पूछा था। ये पता नहीं यहां डाला ही क्यों है, वो मेरे को तो नहीं समझा, बट यहां पे टीडीएस के बारे में पूछा ही नहीं था। यहां पे आपका डाउट ये आ सकता है कि सर अगर टीडीएस कटता तो एक बात बताइए, कौन सी डेट की एसडीवी लेते। दैट कैन बी वन क्वेश्चन कि सर अंडर क्वेश्चन नंबर 14 इफ टीडीएस डिडक्ट होता तो कौन सी डेट की एसडीवी लेते। एसडीवी अग्रीमेंट की डेट की लेते या रजिस्ट्रेशन की डेट की। एक बात बताओ, 194 आईए में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप चाहिए तो आप लिख लीजिए कि अंडर सेक्शन 194 आईए नथिंग इज गिवन अबाउट एसडीवी on date of agreement or registration. Under section 194 IA, nothing is given about SDV on the date of agreement or registration. So generally we consider SDV on date of registration. तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एसडीवी आप ले लीजिए। तो देखिए कुछ नहीं दे रखा उसमें कि टीडीएस कौन सी डेट की एसडीवी पे लेना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन की डेट का एसडीवी ले लेंगे। तो आप यहां पे चाहिए तो एक नोट बना के ऐसा लिख लीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था टीडीएस का, बट अंडर सेक्शन 194 है, नथिंग इज गिवन अबाउट एसडीवी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और अग्रीमेंट, so generally we consider the SDV as on date of registration. चलिए डन। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके और क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है, 15 to 20। अरे भाई मनन तू रुक जाना बेटा, तू मनन तू पूछ रहा है, बट क्या हो रहा है ना, बहुत सारे ऊपर जा रहे हैं, मेरे पास ऐसा है नहीं रिमोट के मैं वो ऊपर का डाउट अभी यहां रोक पाऊं, क्योंकि बहुत सारे चल रहे हैं, तो इसके लिए चलिए मेरे को एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 के 1 में डाउट है। चलो सबको 17 के 1 में है, विल एंटरटेन इट। ओके, examine in context of the provision contained in chapter 17b, that is TDS topic of the act, and also work out the amount of tax to be deducted by the payer in the income in the following cases करके, ठीक है। अब एक बात समझना, क्या दे रखा है, पेमेंट ऑफ 5 लाख मेड बाय JCP एंड कंपनी टू द पिंगू इवेंट कंपनी लिमिटेड
on 4th September 2024 for organize a debate competition on the subject of the preservation of the rural heritage of the Rajasthan। तो इसके लिए इन्होंने पेमेंट किया है इवेंट मैनेजमेंट के लिए। तो देखिए आप एक बात समझना, आपने ये पेमेंट किस लिए किया है, ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन। तो जब अगर आप इवेंट मैनेजमेंट के लिए वगैरह पेमेंट करते हो, इवेंट मैनेजर वगैरह को, तो ये आपके प्रोफेशनल सर्विस में आ जाएगा करके, ठीक है। ये आपके एक सेकेंड, पेमेंट ऑफ द 5 लाख मेड बाय जेपीसी कंपनी टू पिंगू इवेंट कंपनी लिमिटेड को पेमेंट किया है। एक इवेंट मैनेजर को पेमेंट नहीं किया, कंपनी को पेमेंट किया है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द रूरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ऐसा एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाया है। तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को इन्होंने पेमेंट किया है। तो देखिए क्या दे रखा है, The service of event manager in relation to the sports activity alone have been notified by CBDT as a professional service। तो इन्होंने क्या बोला कि बेसिकली इवेंट मैनेजर का जो सर्विस है इन रिलेशन टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड जो इवेंट मैनेजर का सर्विस है वो तुम्हारे प्रोफेशनल सर्विस में आएगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194J, in this case payment of 5 lakh was made to the event management company for organizing a debate competition, hence the provision of section 194J are not attracted। However, TDS provision under section 194C relating to the contract payment would be attracted, and consequently the tax has to be deducted at the rate 2% under section 194C। The tax deductible under section 194C would be the 10,000 being the 2% of the 5 लाख करके, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि 5 लाख का जो पेमेंट किया है वो एक इवेंट कंपनी को किया है इवेंट को होस्ट करने के लिए। तो इवेंट को होस्ट करने के लिए किया है, तो इस पर्टिकुलर केस में 194J में नहीं जाएगा। देखो इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस है वो प्रोफेशनल सर्विस में आएगा इफ इट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। क्योंकि अगर आप 194J जाके देखेंगे तो 194J में मैंने दे रखा है एक लाइन इससे रिलेटेड कि 194J जो सेक्शन थी क्या आपके फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो उसके जो जितने भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सब तुम्हारे प्रोफेशनल सर्विस में आता है। तो 194J ये वाला, इसमें एक सीबीडीटी का नोटिफिकेशन था और सीबीडीटी का नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि पेमेंट मेड टू द स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, अंपायर, कमेंटेटर, रेफरी, फिजियोथेरेपिस्ट, टीम फिजिशियन, एंकर, इवेंट मैनेजर विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। लेकिन ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट है, अंपायर है, कमेंटेटर है, रेफरी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, टीम फिजिशियन है, एंकर है, इवेंट मैनेजर रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, तो उस पर्टिकुलर केस में इवेंट मैनेजर को वगैरह दिया तो वो प्रोफेशनल सर्विस में आएगा और उस पे TDS 194J में कटेगा। यहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका नहीं था और यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि द सर्विस ऑफ इवेंट मैनेजर इन रिलेशन टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलोन हैव बीन नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी इन द प्रोफेशनल सर्विस। तो ये आपका जो इवेंट हो रहा था, दिस इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उस पर्टिकुलर केस में ये 194C में जाएगा, 194J में नहीं जाएगा करके, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए, आपका 20 तक और किसी में डाउट, 17 का फर्स्ट पार्ट हो गया, 18 के फोर्थ पॉइंट में डाउट है, 18 का फोर्थ पॉइंट। तो 18 का 4 पॉइंट है, एक बात बताओ, धीरज है वो पेंशनर है तो इसका टर्नओवर तो है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट में डाउट है, एक बात बताओ, ये जो है रिया, एक बात बता, ये जो है ये पेंशनर है, तो फोर्थ पॉइंट में ये पेंशनर है, तो पेंशनर तो मतलब इसका सैलरी है ना, टर्नओवर 0 है, तो ये तो बीबी सर की वाइफ हो गई। तो बीबी सर की वाइफ जो है उसको देखो, हाई जैकर वाली जो सेक्शन है उसमें तो TDS नहीं काटना। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट किया मेड ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो बेटा एक बात बताओ, 48 लाख का पेमेंट है तो 194M भी नहीं लगेगा। तो बाबू एक बात समझो, यहां पे धीरज एक पेंशनर है तो बिजनेस तो कर ही नहीं रहा है। तो देखो इंडिविजुअल HUF जो है वो बिजनेस नहीं करते, अगर बिजनेस करते हैं और लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, अदरवाइज वो बीबी सर की वाइफ में आ जाएंगे। और बीबी सर की वाइफ में आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको हाईजैकर वाली सेक्शन में TDS नहीं काटना है करके, ठीक है। चलिए डन। उसके बाद में आपका 20 तक में कोई डाउट नहीं है,
आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके एंड 25 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 में। अच्छा, इसमें है ना, ये 21 में ये वाले पॉइंट को छोड़ देना आप करके, ठीक है? कि भाई साहब पहली चीज तो उसको टीडीएस रिटर्न कब फाइल करना है वो आपको आया होगा। उसको टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया तो लेट फीस कितना लगेगा, 200 रुपया पर डे का, ये भी आपने कर लिया होगा। तीसरा पॉइंट छोड़ देना कि क्या इसको वेव किया जा सकता है या नहीं, इसको वेव किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि यहां पे रेफरेंस दे रखा होगा सेक्शन 139, 143, 144, 147, ये सब असेसमेंट की सेक्शन है। तो बेटा उसमें अगर वेव किया जा सकता है या नहीं, तो उससे रिलेटेड आपको चाहिए तो एक बार इसको रीड कर लेना, अदरवाइज इस पॉइंट को आप छोड़ देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 में डाउट है। 19 में हेमंत, 19 में मिसमैच है। नाइनटीन में डाउट है, क्या डाउट है 19 में? मार्जिनल रिलीफ इज नॉट कंसिडर इन द टीडीएस अंडर सेक्शन 115 BAC। चलो मैं बता देता हूं। शर्मा इज अ रेजिडेंट इंडियन, एज सो एंड सो, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इसका जो आएगा, पहले अपन देख, अच्छा ओ गॉट इट, अंडरस्टूड, आई गॉट इट। यहां पे 87A का रिबेट का मार्जिनल रिलीफ नहीं लिया। यस यस यस, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, वही है। चलो एक काम करो, इसको मैं एक बार देख के आपको चेंज करके बताता हूं, क्योंकि इसमें चेंज हो गया, क्योंकि 7,18,500 है, तो 7 लाख तक तो टैक्स नहीं लगता। इसके ऊपर वाला जो यहां पे एक मार्जिनल रिलीफ मिलेगा 87A का, मार्जिनल रिलीफ नहीं दिया है, ठीक है? इसको मैं आपको फोटो डाल दूंगा आपके नोट्स के साथ में, ठीक है? इसको मैं चेंज करने के बाद में डाल दूंगा। यस यस, इसको मैं चेंज करके डाल दूंगा, ठीक है? इसमें शायद 87A का मार्जिनल रिलीफ मिलता है ना, क्योंकि देखो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता, बट 7 लाख के ऊपर जो अपन ने एक पढ़ा था 87A का रिबेट में मार्जिनल रिलीफ 115 BAC में, वो वाला यहां कंसिडर नहीं किया है। दैट आई विल चेक इट। मनन बोल रहा है 194R की इनकम कैसे बुक करेंगे? बुक में लाइक 50,000 की ट्रेवल टिकट मिले और टीडीएस 5,000, तो 50,000 बुक कर दो, इनकम आपकी 50,000 बुक करो। Listen, I will check it, okay? And I will check it and I will let you know about this particular question का marginal relief, ठीक है? चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 तक किसी में कोई डाउट? ये क्वेश्चन भी आपका डिमांड ऑफ टीडीएस है, इसमें कमिश्नर अपील क्या होता है वगैरह ये आपको अभी पता नहीं होगा, तो कमिश्नर अपील क्या है वो आपको पता नहीं होगा। आप इसको एक बार छोड़ दीजिए या ऐसे लिखिए आफ्टर अपील टॉपिक। अब क्या होता है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो तो क्या होते हैं ना यार, पूरे टॉपिक उसको लगता है पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा हुआ है ना, तो वैसे ये दे देते हैं। तो आप आफ्टर अपील टॉपिक तो ऐसा लिख लीजिए, आफ्टर असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील टॉपिक, ऐसा आप लिख लीजिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और 30 के बीच में कोई डाउट? 26 के ए में डाउट है, 26 के ए में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 26 के ए में डाउट है, राइट? यस, 26 के ए में डाउट है, 27 के 3 में डाउट है। चलिए पहले 26A लेते हैं। फॉलोइंग इशू अराइज इन कनेक्शन विद द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर चैप्टर सो एंड सो, एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन इन दिस केसेस। एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव द अरियर ऑफ सैलरी फॉर द अर्लियर 3 years. He require whether he is liable for deduction of tax on the entire amount during the current year. अब एक बात समझना, अरियर सैलरी क्या होता है कि अगर पता रहेगा तो अगर आपका सैलरी को लेके पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था, और वो सैलरी को लेके पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था,
सैलरी को लेके पहले कोई डिस्प्यूट हो गया था और वो सैलरी आपको बाद में मिली, तो दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। या कभी कभी सैलरी आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दी जाती है, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी बढ़ा दी, दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी। अब गाइस एक बात समझना, अरियर सैलरी जिस ईयर में आपको मिलती है उस ईयर में टैक्सेबल होती है, और उस ईयर में टैक्सेबल होगी तो उस पर टीडीएस भी कटेगा। लेकिन आपका टैक्सेबल करते टाइम एक रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 89 का, ये रिबेट सीए फाइनल में नहीं है, ये सीए इंटरमीडिएट में था। अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने क्वेश्चन किया था सीए इंटरमीडिएट में कि हम क्या करते थे, करंट ईयर का सैलरी इंक्लूडिंग अरियर सैलरी पे टैक्स निकालो और उसमें से लेस कर दो करंट ईयर का इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर सैलरी पे टैक्स है उसको लेस कर दो। ये जो डिफरेंस है, और जिस ईयर का अरियर सैलरी है उस ईयर का अरियर सैलरी प्लस उस ईयर का इनकम को इंक्लूड करके टैक्स निकालो और अरियर सैलरी को एक्सक्लूड करके टैक्स निकाल के डिफरेंस लेस कर दो, और पहले डिफरेंस में से दूसरा डिफरेंस है वो आप लेस कर दो, जो भी बचेगा इतना रिबेट मिलता है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है करके, ठीक है। मतलब पहले हुआ करता था। अब एक चीज समझना गाइस, यहां पे क्या टीडीएस आएगा, बिल्कुल आएगा टीडीएस, क्यों नहीं आएगा करके, ठीक है। तो अरियर सैलरी पे भी आपका टीडीएस है वो आएगा, लेकिन आपको 89 का रिबेट मिल रहा है तो वो लेस करने के बाद। तो देखिए, as per section 192, tax is deductible at source by the any person who is responsible for paying any income chargeable under the head salary. However, as per sub-rule 2A of the Act, employee will be entitled to relief under section 89 and consequently he will be required to furnish to the person responsible for making the payment such particular in the prescribed form, that is form number 10E. The person responsible for making the payment shall compute the relief and take into account the same while deducting the TDS from the salary करके, ठीक है। चलिए डन। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 27 के पॉइंट नंबर 4 में एंड 3 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 27 के पॉइंट नंबर 3 में डाउट है। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड में क्या डाउट है यार, एन इंडियन कंपनी पेज gross salary including allowances and monetary perquisite amounting 7,30,000 to its general manager. Beside, the company provide the non-monetary perquisite to whom this value is estimated as 1,20,000. General manager has not given any declaration regarding opt-out of section 115 BAC. मतलब उसने ऑप्ट आउट से रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया तो 115 BAC ले रहा है। तो उसने ये डिटेल दी है कि उसका जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी 730 है, एंड गाइज उसका जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है वो 1,20,000 है। बहुत बार ऐसा होता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर खुद की पॉकेट से भरता है तो उतना टीडीएस नहीं काटते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे तीसरा का जो आंसर है वहां पे एन इंडियन कंपनी पे ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस एंड मॉनेटरी परक्यूजिट 730 है। द जनरल मैनेजर जो है द कंपनी प्रोवाइड नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट टू होम, दैट इज 1,20,000। तो 730 का आपका जो है वो सैलरी है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट 120 है, टोटल इतना हो गया 75,000 का रिबेट ले लीजिए, 7,75,000 जो है वो आपका नेट सैलरी का इनकम हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जितना आपका एवरेज टैक्स रेट पहले निकाल दीजिए, तो एवरेज टैक्स रेट आपका 28,600 775 पे आया। अब एक काम करिए, 775 पे 28,600 आया तो आपको नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट कितना है, 1,20,000। तो 1,20,000 पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर अपनी ओन पॉकेट से भरेगा और बाकी वाला जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा। तो बेटा एवरेज क्यों किया, क्योंकि आप एक बात बताओ ना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आप एक बात बताओ 28,600 का टैक्स आता है जो कि आपके 7,75,000 पे आ रहा है, तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 पे कितना आएगा, मैथमेटिक्स है बेटा। तो मैथमेटिक्स है 28,600 जो है 28,600 डिवाइड बाय 7,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, तो आपका 4428 आया। तो 4428 ये ऐसा मैंने भी तो ऐसा ही कराया था, 4428 है वो एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करे, एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से पे करे। अलग कैसे आएगा भाई, 28,600 है ये आपका 775 पे है तो आपका 120 पे कितना होगा, तो सेम ही तो आएगा रिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 पार्ट है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, उसने क्या किया, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया एज अ इंटरेस्ट का, तो उस पे बेटा 5% की रेट से टीडीएस कटता है, 5% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ये मैं आपको नॉन रेजिडेंट के साथ पढ़ाऊंगा, मैंने छोड़ दिया था, ये सेक्शन होती है 194 LB करके, और 194 LB में टीडीएस काटा जाता है, 5% की रेट से टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115A करके, तो इस पे टीडीएस कटता है 5% प्लस 4%, दैट इज 5.2% की रेट से टीडीएस आ जाएगा। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 27 का पॉइंट नंबर 4 हो गया रितिका। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कुछ भी इंटरेस्ट का पे करता है, तो 5% से उसमें टैक्सेबल होता है, टीडीएस 5% से काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 194 LB। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों को डाउट है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 30 के पॉइंट 2 में डाउट है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 के पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में ये बोला है, Omega Limited as event management company organize a concert of international artists in India. In this connection, it engaged the service of the overseas agent Mr. John from UK to bring artists in India. He contracted the artist and negotiated with them for performance in India. The terms of authority given by company, he did not take any part in event organizing in India. The company made the commission equivalent to 1 lakh. इस पे तो TDS नहीं आएगा ना, तो इस पे तो टीडीएस नहीं आएगा ना, और जब इस पे टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि भैया उसने इंडिया में सर्विस नहीं दी है ना, तो इंडिया में जब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना रियाना वाला, महिमा, मैंने जो रियाना वाला एग्जांपल क्या दिया था कि अगर मान लो कोई भी आपने एजेंट रखा फॉरेन में और उसको बोला, सैम को बोला कि रियाना को इंडिया भेज दे मुकेश अंबानी की शादी में, और सैम को आपने कमीशन दिया, तो वो तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा ना। तो जब इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। महिमा एक बात बता, मैंने इसका केस लॉ भी बताया है, मैंने आपको केस लॉ भी बताया, वो विंसक्राफ्ट करके याद आया, एक टीडीएस टॉपिक में इसका केस लॉ भी था। और ये तो क्वेश्चन का मेरे को हिसाब से आना नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि मैंने इसके ऊपर केस लॉ भी बताया है, मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में रियाना वाला दिया था, और ये वाला केस लॉ मैंने यहां पे बताया था, दैट इज आई थिंक विजक्राफ्ट करके, या विजक्राफ्ट, ये देखो मैंने आपको बताया था विजक्राफ्ट इंटरनेशनल के कमीशन पेड टू ओवरसीज एजेंट फॉर ब्रिंगिंग द आर्टिस्ट इनटू द इंडिया डज नॉट अक्रू और अराइज इन इंडिया सर्विस रेंडर्ड, एंड वो मैंने बताया था। हाँ महिमा, चलिए डन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, हाँ अनित अंबानी की शादी थी, मुकेश अंबानी की नहीं थी, जिसकी भी हो कर लो करके, ठीक है। चलो उसके बाद में एक बात समझना, उसके बाद में भाई तीसरे पॉइंट में डाउट है, तीसरे पॉइंट में, अच्छा तीसरा पॉइंट सौम्या, रमेश गेव अ बिल्डिंग ऑन सबलीज टू द मैक लिमिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 ऑन द रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, तो 20,000 रुपए का रेंट है, मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, 2,40,000 हुआ। द कंपनी ऑल्सो टुक हायर मशीनरी फ्रॉम द रमेश विद इफेक्ट फ्रॉम द 111, हायर चार्जेस 15,000 है। तो इसका डाउट ये है कि सर इसमें टीडीएस क्यों आया है लास्ट ईयर का। एक बात बताओ, यहां पे लास्ट ईयर का टर्नओवर तो दे ही नहीं रखा, किसका, रमेश का। अरे रमेश के टर्नओवर से क्या मतलब सौम्या बाबू, बेटा यहां पे आपको टर्नओवर किसका देखना पड़ता है, पेयर का। पेयर कौन है, पेयर कंपनी है ना यार, तो कंपनी पेयर है, और रेंट अगर 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। अगर कंपनी पेयर है तो कंपनी के केस में तो आएगा ही ना, सिर्फ बीबी सर की वाइफ के केस में नहीं आता था, इंडिविजुअल एचयूएफ है उसके केस में लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना पड़ता था। यहां तो पेयर कौन है, कंपनी है ना, तो कंपनी रेजिडेंट पर्सन को पे कर रही है रेंट, और बेटा 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही हो तुम आज। चलो सौम्या, हाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में, क्वेश्चन नंबर 31 से 35 में, थर्टी थ्री का पार्ट 1 में डाउट है सबको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के पार्ट 1 में डाउट है। सो 33 का पार्ट 1 क्या बोलता है? एग्जामिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन टीडीएस टॉपिक profit commission of 2.4 lakh paid on 18 July 2024 by reinsurance company to the insurance company after the expiry of the term insurance where there was no claim during the treaty। अब एक बात समझना गाइस, यहां पे इंश्योरेंस कमीशन नहीं दिया, ये प्रॉफिट शेयरिंग दिया है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बात समझना। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर बीबी ने मान लो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से इंश्योरेंस लिया। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्या करती है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इसका री इंश्योरेंस कराती है। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या किया, एक री इंश्योरेंस कराया, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मान लो इसका री इंश्योरेंस कराया किसी और कंपनी के साथ में, दैट इज फॉर एन एग्जांपल रिलायंस इंश्योरेंस के साथ में करा दिया री इंश्योरेंस। अब हुआ क्या भाई, अपनी रिस्क है वो मिटिगेट करने के लिए वो क्या करते हैं, आगे वाले को देते हैं। तो अपनी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो आगे वाले को देते हैं, तो उसने री इंश्योरेंस कराया। अब एक बात समझना, हुआ क्या, इंश्योरेंस देखो इंश्योरेंस कमीशन देते हैं तो 194D में टीडीएस कटेगा, इंश्योरेंस कमीशन दिया तो। अब हुआ क्या, जब री इंश्योरेंस कराया तो उन्होंने क्या किया, इनको मान लो कुछ पैसा दिया होगा। कौन सी? री इंश्योरेंस वाली रिलायंस इंश्योरेंस को पैसा दिया होगा किसने? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। अब इसमें एक टर्म्स ऐसा था कि भाई अगर मान लो कुछ भी क्लेम नहीं आता है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों हम शेयर कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर कर लेंगे। अब एक बात बताओ, जो प्रॉफिट हुआ इन्होंने आपस में शेयर कर लिया करके, ठीक है, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया और उसने इसको क्या बोला, 1,20,000 का प्रॉफिट कमीशन दे दिया। तो गाइस यहां पे ये प्रॉफिट शेयर कर रही है, कोई इंश्योरेंस कमीशन नहीं है। जब आप इंश्योरेंस कराते हो और वहां पे अगर मान लो आप इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है, यहां इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन थोड़ी मिल रहा है, ये तो दोनों आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ इंश्योरेंस कमीशन। जो इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन होता है, दलाल का कमीशन होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पे जो कमीशन होता है उस पे टीडीएस आएगा, इसमें टीडीएस नहीं आएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, Section 194D required deduction of TDS at the rate 5% from insurance commission where commission exceed 15,000. Reinsurance is different from the insurance since there is no direct contractual relationship between the person insured and the reinsurer. तो इन्होंने बोला reinsurance वो दूसरी चीज है। In order to attract Section 194D, the commission or any other payment covered in section should be remunerated or rewarded for soliciting or procuring the insurance business। या इंश्योरेंस बिजनेस अगर प्रोक्योर करने के लिए किसी को कुछ देते हैं वो इंश्योरेंस कमीशन है, जो एजेंट को देते हैं। ये एजेंट को थोड़ी दिया यार, ये तो क्या हुआ कि आपने इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस आपने री इंश्योरेंस करा दिया, फिर आपने जो दोनों ने प्रॉफिट बांट लिया। तो सर ये इट इज नॉट अ इंश्योरेंस कमीशन, ये इंश्योरेंस कमीशन नहीं है, तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। द इंश्योरेंस कंपनीज डू नॉट प्रोक्योर बिजनेस फॉर द री इंश्योरेंस कंपनी, nor does the reinsurance pay commission or other payment for soliciting the business for the insurance company. Therefore, Section 194D has no application. Hence, when the profit commission is paid by the reinsurance company to the insurance company after the expiry of the term of insurance in respect of cases where no claim has during the operation of the reinsurance treaty, the tax deduction under Section 194D is not attracted. Done. Question number 34 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है कि एक्स वाइल मेकिंग पेमेंट नेट ऑफ टैक्स टू द नॉन रेजिडेंट फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस ऑन द वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट हैड डिडक्टेड टैक्स आउट ऑफ सच पेमेंट एज पर द रेट्स प्रिस्क्राइब बट सेज दैट द पेई इज नॉट एंटाइटल फॉर द टीडीएस सर्टिफिकेट। ये गाइस है ना, टीडीएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या उसने क्या किया पता है, उसने आगे वाले का टीडीएस काट लिया, और टीडीएस जो है वो बेसिकली क्या, नेट ऑफ टैक्स है, वो किस वाइल मेकिंग पेमेंट नेट ऑफ टैक्स पेमेंट किया फॉर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है, उसने टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड की थी उससे रिलेटेड। अब एक बात समझना, उसने बोला कि पेई को मैं टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, तो क्या टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ये पुराने एक स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन था, ये अभी के स्टडी मटेरियल में नहीं है, ये पुराने स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन
था करके, ठीक है। तो देखो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। आज जब भी आप किसी का भी टीडीएस काटोगे तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इट इज योर लायबिलिटी टू इशू द टीडीएस सर्टिफिकेट। और आजकल तो ये आता है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट से जो टीडीएस सर्टिफिकेट निकलता है ना, वो ही देना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, The payment made of net of tax in terms of section 195A refer to an arrangement or agreement where the tax chargeable on any income is borne by the payer. Payer बोलता है मैं तेरा टैक्स सब मैं बेयर करता हूं। And for the purpose of deduction of tax at source, then such income is increased to such an amount as would after deduction of tax thereof be equal to the net amount payable under the agreement. इसमें कैसा होता है कि जैसे मान लो ये कंपनी है BB Virtuals Private Limited। हमने क्या किया, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर सैम और ये नॉन रेजिडेंट है, और इसको हमने बोला कि भाई तेरा जो है वो 5 लाख रुपया हम फीस देंगे, तुझे फीस देंगे या रॉयल्टी देंगे या एफटीएस देंगे 5 लाख, तेरा टैक्स सब हम भरेंगे। तो तेरा टैक्स हम भरेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 लाख पे टैक्स नहीं भरेंगे, हम ये बोलेंगे ये 5 लाख जो पे किया है ये तो नेट ऑफ टैक्स है, ये जो 5 लाख पे किया है ये तो नेट ऑफ टैक्स है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां पे टीडीएस का रेट है, जैसे रॉयल्टी के केस में टीडीएस का रेट है वो 20+% प्लस 4% रहता है, तो 20 + 4% कम्स टू द 20.8% है, 20.8% है। एंड 20.8% है, तो अपन क्या करेंगे पता है कि भाई उसको जो 5 लाख का पेमेंट किया है, ये 5 लाख का पेमेंट है, ये आपका 79.2% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होगा, तो बेटा 5 लाख जो है ये अपन ने 79.2 के लिए किया है, तो 100 के लिए उसका पेमेंट होगा वो 6,31,313 होगा, और इसमें से 5 लाख आप माइनस कर दीजिए तो बेटा आपका 1,31,313 है, इतना आपका जो है 1,31,313 है, इतना आपका जो है ये क्या माना जाएगा, इतना जो आपका है ये आपका टीडीएस माना जाएगा। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, एज पर सेक्शन 198 एनी सम डिडक्टेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ टीडीएस टॉपिक इज डीम्ड टू बी द इनकम रिसीव्ड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ पेई। तो पेई का इनकम कितना माना जाएगा, सिर्फ 5 लाख नहीं माना जाएगा, पेई का इनकम टोटल 6,31,313 है वो माना जाएगा। Further, Section 199 provide that credit for the tax deducted at source paid to the central government shall be given to the person whose income the deduction is made. तो उसको इतना क्रेडिट भी मिलेगा इसका। As per Section 203, every person deducting tax at source pay required to give the TDS certificate. आपको TDS deduct किया था उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। Even in case where the ex undertake to pay the tax on the gross amount, the non-resident shall entitled to issue the certificate for tax deduction at source in respect of payment made of net of tax. It has been clarified by the CBDT in one of the circular. Therefore, X has legal obligation to issue the TDS certificate to the non-resident even if he made the payment net of tax. अगर आपने net of tax किया है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, तो भी आपको उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आगे वाले की इनकम 5 लाख की नहीं मानी जाएगी, आगे वाले की इनकम ग्रॉस वाली 631,313 मानी जाएगी, और इतना जो है वो टीडीएस का क्रेडिट आगे वाला ले सकता है। ये तब होता है जब आगे वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप बेयर कर रहे हो। इट इज लाइक ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट कहां पे बताया था, 194R में भी बताया था। दैट इज रेवडी, मैंने बोला आकाश सर को हमने 50,000 का मान लो ऐसे गिफ्ट कर दिया और हम टीडीएस हम भरेंगे, तो हम क्या करेंगे उसको ग्रॉस अप करेंगे, ये मैंने आपको बताया था करके, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 में क्या डाउट है। 35 में जैसे 194Q और 206C1H में से 194Q लग रहा है, लगता है, तो अगर 194Q की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो उसमें 206C नहीं लगेगा क्या। कौन से पार्ट की बात कर रहे हो आप, सराफ, जैक? क्वेश्चन नंबर 35 का पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द टीडीएस एंड टीसीएस इन फॉलोइंग केसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 से रिलेटेड। क्या दे रखा है देखिए, डेल्टा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2024, इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है। परचेज कोल फ्रॉम द पी लिमिटेड, अनदर इंडियन कंपनी से कोल खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कोल खरीद रहे हैं, इसी साल इनकॉर्पोरेट हुई है, कोल खरीद रहे हैं।
और 75 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 टू मैन्युफैक्चर द स्टील बनाने के लिए कोल खरीद रहे हैं. Delta Limited furnish a declaration that the such coal is used to manufacture steel and not for trading. What are the TDS TCS implication on such transaction if Delta Limited turnover was 12 crore in the previous year 24-25 and Fee Limited annual turnover range between 16 to 18 crore in the last few years. अब एक बात समझना. अच्छा, ये डाउट है. Would your answer change if Delta Limited was incorporated in last year and turnover इनका इतना होता? अब एक बात बताओ. पहली चीज ये है, मैं आपका जो डाउट है मैं वहां पहुंच गया. जिनका ये डाउट था जैक, मैं वहां पे पहुंच गया जो आप बोलना चाहते हैं. देखो, और इस पे ध्यान देना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट है, आप ध्यान देना. गाइस एक बात समझना आप लोग, मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो 206C सबसेक्शन 1, वो कौन सा पता है? मस्त वाला, मस्ती था शायद. हाँ, दैट इज अ मस्त वाला था, उसका क्या था? मस्त ही था शायद. आई थिंक दैट इज अ कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह वो सब देखा था. हाँ, अब एक बात बताओ, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 206C1 जो है उसमें आपको अल्कोहलिक लिकर, तेंदू लीव्स वाला, तेंदू लीव्स है, फिर टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, वो अपन ने 5 प्रोडक्ट देखे थे जिसपे टीसीएस आता था. मैंने ये बोला था कि अगर मान लो ये सेक्शन में टीसीएस आ गया, ये सेक्शन में टीसीएस आ गया 206C1 में, तो ध्यान रखना 194Q में टीडीएस नहीं काटना. अगर मान लो 206C1 आ गया तो फिर आपको टीडीएस नहीं काटना. लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो यहां पे आपका 206C सबसेक्शन 1 जो है वो नहीं लग रहा. क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो जो है, वो जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चर ऑफ अनदर गुड्स में यूज कर रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अनदर गुड्स में यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में 206C1 नहीं लगेगा. तो मैंने बोला था 194Q लग सकता है. तो 194Q की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो 194Q लग सकता है. लेकिन इस क्वेश्चन में 194Q भी नहीं लगेगा. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एक बात बताओ, 194Q नहीं लग रहा क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पहला साल है इनकॉर्पोरेशन का. 206C1 भी नहीं लग रहा क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है. तो सर एक बात बताओ, यहां पे जब सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था लास्ट ईयर का, तो यहां पे 206C1H क्यों नहीं लगा? आई थिंक जैक आपका यही डाउट है. जैक आपका यही डाउट है कि 206C1H क्यों नहीं लगा फिर? क्योंकि अगर सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर ने गुड सेल किया, उसका कंसिडरेशन उसको रिसीव्ड होता है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो 206C1H तो लगना चाहिए ना. आई थिंक आपका डाउट यही है, यही डाउट है आपका. जैक या महिमा या किसका, जिसका भी डाउट था, ये डाउट आपका यही है. आंसर इज, मैं एक बात बताऊं, 206C1H नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि 206C1H में ऐसा लिखा हुआ है कि जो गुड्स ऑलरेडी 206C सबसेक्शन 1 में कवर हुआ है गुड्स, या फिर आपके 1F में कवर हुआ है या फिर 1G में कवर हुआ है, उस पे 206C1H नहीं लगेगा. तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बात बताओ, यहां पे अगर जब अपन जाके देखते हैं 206C1H, 1H का लैंग्वेज कैसा है? देखो, जो 1H का लैंग्वेज है ना, उसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ गुड्स बट अदर देन एक्सपोर्ट एंड कवर्ड अंडर सेक्शन 206C सबसेक्शन 1. तो 206C सबसेक्शन 1 में जो कवर है, 1F में कवर है, 1G में कवर है, तो उस पे बेटा 1H नहीं लगेगा. तो ये 1 में ऑलरेडी कवर्ड है. कोल तो कोल उसमें कवर है, कोल, लिग्नाइट, आयरन और ऑलरेडी 1 में कवर है, तो 1H नहीं लगेगा. फिर आप बोलोगे सर मोटर कार भी तो 1F में कवर है, फिर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मोटर कार के केस में स्पेसिफिकली बोला है, मोटर कार के केस में सीबीडीटी ने यह क्लेरिफिकेशन दिया है, और सीबीडीटी ने यह क्लेरिफिकेशन दिया था कि मोटर कार के केस में अगर मान लो यहां पे जब होलसेल से रिटेल को सेल हो रही है, और होलसेल से रिटेल को सेल हो रही है, तो बेटा होलसेल से रिटेल को सेल हो रही है तो 1F लगेगा. लेकिन अगर मान लो जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे BMW इंडिया ने नवनीत मोटर को सेल किया, तो वहां पे 1H लग सकता है.
वहां पे 1H लग सकता है, इसके लिए ऐसा दे रखा था। और एक बात बताऊं, इसी पॉइंट पे मैं अब आपको क्वेश्चन पूछूंगा जो परसों एमसीक्यू रहेगा, वो भाई साहब बहुत अच्छा रहेगा। आपने अगर ये पॉइंट आज पूछा है, पकड़ा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, ऐसा मैं मान सकता हूं। आपको उसके लिए सैल्यूट। जिन जिन लोगों ने ये पॉइंट पूछा इस क्वेश्चन में, उनको बहुत बहुत बधाई हो। क्वेश्चन नंबर 35 डन, और मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, 36 से लेके और 36 से लेके 40 में कोई डाउट? 36 से लेके 40 में कोई डाउट? 36 टू 40, 36 टू 40, 36 टू 40। अच्छा, 39 के 1 में डाउट है एक। इसको 39 का 1 क्या बोलता है? आंसर इज, क्या इसका डाउट ये रहेगा, क्या टीडीएस टीसीएस दोनों आ सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में? लीज वाले में आ सकते हैं, आ सकते हैं आदेश, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या दे रखा है, KLS Limited give a multi-level parking building in front of shopping mall in Delhi to PQR Limited on the lease of the 90 years की लीज पे लिया है। PQR Limited is liable to pay 3 crore as one time lease premium। तो लीज प्रीमियम पे तो आपका जो है वो आपका टीडीएस नहीं आएगा। अपफ्रंट लीज प्रीमियम है, लॉन्ग टर्म लीज पे उस पे नहीं आएगा। एंड एनुअल लीज रेंट है वो 26 लाख है। व्हाट विल बी द टीडीएस टीसीएस लाइबिलिटी इन हैंड्स ऑफ केएलएस लिमिटेड एज वेल एज इन हैंड्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड? व्हाट विल बी योर आंसर? पीक्यूआर लिमिटेड डज नॉट हैव अ पेन। अब एक बात समझना बेटा, यहां पे जब आपने पार्किंग लॉट है वो आपने लीज पे दिया है, तो इसमें एक तो टीसीएस आएगा, तो टीसीएस जो है वो आएगा। बट आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर एक बात देखिए, एक बार अपन एक काम करते हैं, इधर देखिए सब लोग क्या लिखा हुआ है। KLS Limited, a company granting lease of parking lot, is required to collect the TCS at the rate 2% under section 206C from one-time lease premium of the quarter 3 crore and annual lease rent of 26 lakh। तो दोनों पे आएगा कि उन्होंने जो लीज पे दिया है, तो लीज के केस में, लीज एंड लाइसेंसिंग के केस में TCS 2% आएगा। crore at the time of debiting the party or amount received whichever is earlier, or at the time of receive the consideration whichever is earlier। In case PQR Limited does not have the pen, then tax has to be collected at the double the rate or 5% whichever is higher करके। In hands of PQR Limited, TDS provision would not be attracted on the one time lease premium। जो one time lease premium है ना, उस पे तो बेटा TDS नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो जब आप लॉन्ग टर्म, मैंने एग्जांपल दिया था SEZ में आपने लैंड लिया और उसका 99 इयर्स का लैंड है और उसको लीज पे लिया और आपने वन टाइम लीज प्रीमियम दिया, तो उस पे नहीं आएगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जो 3 करोड़ जो है उस पे तो टीडीएस नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखो मैं बताऊं ना, जो आपको एनुअल रेंट दे रहे हैं उस पे टीडीएस भी आना चाहिए, कहीं पे कुछ मना नहीं किया हुआ। इंस्टीट्यूट ने इसको आंसर में दिया ही नहीं, एकदम कट लिए इंस्टीट्यूट वाले आंसर से, तो आंसर में उन्होंने दिया ही नहीं। नवंबर 19 का पेपर में आया था, उन्होंने वो कट लिए। उन्होंने इसका तो बताया कि ये 3 करोड़ पे टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि वो सीबीडीटी का सर्क्यूलर है। बट व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग, लाइक एवरी ईयर का जो लीज रेंट रहेगा 26 लाख रुपया, उस पे तो टीडीएस भी आना चाहिए ना। तो यहां टीसीएस भी आएगा, टीडीएस भी आएगा, क्योंकि उसको लेके कहीं पे कोई मना नहीं किया हुआ है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक बात बताऊं, 39 का 2 ऑल्सो 2 में भी डाउट है। रानू लिमिटेड एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर pays 4 lakh to the head of the labor union to be distributed to various workmen as per the work done by them। The AO want the assessee to deduct tax on such payment under section 194C। Is the action of AO is tenable in the law or not? तो इसमें क्या हुआ कि इसने, कंपनी ने 4 लाख रुपया एक लेबर यूनियन के हेड को दे दिया और 4 लाख रुपया जो है वो लेबर यूनियन के हेड को दे दिया और बोला कि सबको तू डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपने जो एम्प्लॉय है सबको तू डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, क्या इस पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है इफ वर्कर आर एम्प्लॉय ऑफ रामू लिमिटेड। अगर हमारे एम्प्लॉय होते तो 192 में टीडीएस काटते। अब वो किसी और के एम्प्लॉय है और उसको, इट इज लाइक अ एजेंसी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे, तो इट इज आपका यहां पे टीडीएस है वो कट जाएगा 194C में। इट इज अ सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। तो जितने भी आपके एजेंसी लेबर होते हैं, आपके ऑफिस के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठते होते हैं, तो वो किसी एजेंसी के थ्रू हायर होते हैं, तो एजेंसी को जब पेमेंट करेंगे तो इसका टीडीएस इस सेक्शन में
कटेगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 के 2 में डाउट है। 40 के 2 में डाउट है। हाँ बेटा, ये पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पेनल्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसके लिए लिख लो कि इंटरेस्ट, तो इसमें क्या होता है ना कि जेन्युइन रीजन की वजह से मान लो उन्होंने टीडीएस नहीं काटा, ऐसा कुछ तो हुआ था शायद, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा या नहीं? इंटरेस्ट तो लगेगा, दैट इज द मैंडेटरी, इंटरेस्ट तो लगेगा, बट पेनल्टी में उनको माफी मिल सकती है, वैसा कुछ क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको आप है ना एक बार, ये केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिस टीक्यू फॉरेन कंपनी सेकंड सम एम्प्लॉय कोलैबोरेशन सो एंड सो वर्किंग ऑन द टंकी प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉय वर्क विद सो एंड सो द एम्प्लॉय वर इन रिसीप्ट ऑफ सैलरी on the component salary paid without taking into account the special allowance paid abroad in foreign currency this employee. For this reason, the revenue authority treated assessee in default under section 201 of the non-deduction of tax at source and special allowance to salary is such treatment by revenue authority and the consequent levy of interest and penalty. तो उनको assessee default बना दिया करके, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में एक बार इसको आप रीड कर लो, बट एक्चुअली क्या ना असेसी इन डिफॉल्ट कैसे बनाते हैं वो आपको समझेगा उसी वाली चीज में। तो इसमें बेसिकली देखिए, सैलरी अगर आप पे करते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 192 में, तो 192 में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या दे रखा है, since the TDS provision relating to payment of income chargeable under the head salary from the integrated code along with the charging and computation provision under the act section 192(1) has read with section 912 for the explanation there too. Therefore, if any payment under the salary fall within the section 912, अभी 912 section 9 के साथ समझ में आएगा आपको, get attracted. Consequently, the Indian tax deductor assessee is duly bound to deduct from the portion of salary paid by it as a tax deduct under section 192 on the entire salary paid to the employee, including the special allowance paid abroad to the employee by the foreign company. मतलब एक बात समझना, आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, वो आपके एम्प्लॉय है, बट आपकी कोई कंपनी है वो उनको जो चीजें दे रही है, आपकी जो कंपनी है वो उनको बेनिफिट दे रही है, तो उस पर भी आपका एम्प्लॉय है, आप उसको सैलरी पे करने के लिए बाउंड हो। इसमें कैसा होता है ना, एक सिंपल सी चीज बताओ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है, हमने एक सब्सिडरी कंपनी के वहां पे कुछ डेपुटेशन के लिए एम्प्लॉय भेजे, अब हम सैलरी दे रहे हैं, हमको टीडीएस काटना चाहिए, लेकिन गाइस हमारी सब्सिडरी कंपनी ने उनको और कुछ बेनिफिट दिए, तो वो बेनिफिट को भी ऐड करके हमको टीडीएस काटना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। आप एक बार इसको रीड करोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में और कोई पॉइंट 41 से लेके एंड आपका 49 तक, 41 से लेके 49 तक, बस बस हो गया महिमा। 41 से लेके 49 तक वो वाला केस लो वाला क्वेश्चन है, वो 41 का 2, एक बार आप उसको रीड करना, आपको समझ जाएगा। 41 का 1 देखो, बैंक को अगर आप बैंक गारंटी कमीशन वगैरह देते हो उस पर टीडीएस नहीं काटना। अगर आप बैंक को बैंक गारंटी कमीशन वगैरह देते हो उस पर टीडीएस नहीं काटना। तो अगर आपको यहां पे कोई डाउट आया है तो आपको इतना याद रखिए कि बैंक को अगर आप कोई गारंटी कमीशन वगैरह देते हो, जैसे अपन क्या करते हैं फॉरेन में, अगर पेमेंट के लिए गारंटी लगती है तो जो बैंक गारंटी देती है और उसके लिए कुछ कमीशन बैंक को आप देते हो, उसका टीडीएस नहीं काटना है। ये आप एक बार इस क्वेश्चन में दे रखा है, उसके हिसाब से आप याद रखिए करके, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, इस पे टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद में आपका 45 का 2, लास्ट, उसके अलावा मैं नहीं ले रहा, बस 45 का 2। 45 का 2
Mr. P provide technical consultancy to its various clients who deducted TDS under section 194J of the Act. Mr. P apply for lower tax deduction certificate under section 197 from the TDS officer in respect of his receipt from the consultancy. During the previous year 24-25, Mr. P was issued the lower tax deduction certificate allowing him to receive the consultancy payment after deduction of tax at the rate 1% only. Mr. P forwarded this certificate to his client Mr. Q, asking him to deduct TDS at the rate 1% on payment of 15 lakh to be made to Mr. P. Mr. Q has approached you to advise on the amount of tax to be deducted from the payment to be made to Mr. P. You gather the information that Mr. P is not filing the ITR of the assessment year 23-24 and TDS deducted in his 26 AS is more than 1 lakh rupees in the assessment year 23-24. What would be your advice to Mr. Q? तो यहां पे भाई पॉइंट क्या है कि आपने एक जो है P जो है वो P ने क्या किया, P ने Q को एक सर्टिफिकेट दिया कि मेरा TDS जो काटना है वो TDS कम रेट से काटना है, मींस 10% की जगह 1% की रेट से। बट भाई साहब इसने असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न फाइल नहीं किया है एंड असेसमेंट ईयर 23-24 में उसका TDS TCS जो कटा है वो बेटा आपका 50,000 या उससे ज्यादा है। तो अपन ने 206 AB करके सेक्शन पढ़ी थी और 206 AB सेक्शन क्या बोलती थी कि भाई साहब अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल नॉर्मली, अब एक बात बताओ यहां पे टीडीएस का रेट क्या है, तो जो भी आपको अगर मान लो एक ऐसा कोई नॉन फाइलर है तो नॉन फाइलर के केस में आपको जो टीडीएस टीसीएस का रेट क्या हो जाएगा, अगर उसने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया जिसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जा चुकी है, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 लोगे आप, इस साल के लिए प्रीवियस ईयर 22-23 एंड गाइज उसका उस साल में टीडीएस टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट हुआ है वो 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे कि उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटोगे, ट्वाइस द रेट और 5% विच एवर इज हायर करके। ठीक है, तो देखिए ये वही वाला पॉइंट है, देखिए क्या दे रखा है करके। ठीक है, तो यहां पे एज पर सेक्शन 194J टीडीएस की रेट है वो आपका Q is required to deduct tax at source that is 2% on 15 lakh in respect of payment of technical consultancy service to P. However, देखो टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस पे 10% नहीं लगता, 2% लगता है, क्योंकि आपकी टीडीएस की रेट क्या है, वो आपकी 2% है ना, टीडीएस की रेट है वो 2% है। However, since Mr. P has furnished the lower tax deduction का सर्टिफिकेट, तो आपको रेट 1% लेनी पड़ेगी। However, as per section 206 AB, since P has not furnished his return of the assessment year 23-24 में 22-23 एंड उसका TDS TCS उस साल में 1 लाख या उससे ज्यादा कटा था, तो Mr. Q is required to deduct tax at source on the payment of fees of technical consultancy to P higher of the following rate. One is the twice the rate specified in the relevant provision of Act, that is 4%. That is 2% applicable under section 194J, तो 2% multiply by 2% multiply by twice the rate मतलब 4%. Alternatively, since tax is deductible as per lower tax deduction certificate issued under section 197, तो आपको 2% लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1% की रेट है, ट्वाइस करोगे तो 2% होना चाहिए, और 5% विच एवर इज हायर, तो आपको 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा करके। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 45 का 2 करके। अब एक काम करना, इसके अलावा अगर कुछ बचा हो तो आप उस पर पूछ लेना करके, क्या बोलते हैं हमारी एप्लीकेशन पे हम ट्राई करेंगे रिवर्ट करने का, या फिर आप अपने फ्रेंड से थोड़ा डिस्कस कर लेना। 1 घंटा हो गया आपके डाउट लेते लेते। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना बहुत है। कल आपका लेक्चर रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा कल का, ट्रांसफर प्राइसिंग चालू करेंगे। ऑल्टरनेटिव में से आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, महिमा जब भी ऑल्टरनेटिव आंसर है ना तो दोनों में से आप एक ले सकते हैं। सर इट इज पॉसिबल फॉरेन इनकम पे इंडिया में टीडीएस कट रहा है, हो सकता है, यस पॉसिबल। आयुष हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। जैसे मान लो वोडाफोन ने पेमेंट किया हचसन को, और अगर वो इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है तो इंडिया में टीडीएस काटना पड़ेगा ना आयुष। या ट्रांसफर प्राइसिंग आज ही आपको मिल जाएगा, बट आज आप पहले एक बार DTAA वगैरह को देखिए। DTAA के 2-3 क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है, बट डोंट वरी, ऐसा जैसे आज अपन ने सेशन लिया वैसा ही अपन लेके क्या करेंगे, आपके डाउट है वो अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 144(1) में देखो नॉन रेजिडेंट के केस में 194J नहीं आएगा ना हेमंत अग्रवाल। 44 का जो पॉइंट 1 है, नॉन रेजिडेंट के केस में तो 195 आएगा ना, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे तो 195।
सर पीजीबीपी के डाउट आप ले चुके हैं, बिल्कुल ले चुके हो, ठीक है। आप क्या है, आप अलग जोन में थे, आप नींद में थे, ठीक है। सब ले चुका हूं मैं पीजीबीपी के डाउट। हाँ, टीडीएस वाले डाउट कोई भी ओपन मोड में आपको मिल जाएगा, एज वेल एज आपको कल का लेक्चर भी ओपन मोड में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।